नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। बाला साहेब ठाकरे का एक मशहूर डायलॉग था, कमलाबाई वही करेगी जो कहूंगा। अब ये कमलाबाई कौन? कमलाबाई यानी कमल वाली पार्टी यानी बीजेपी। तो ये टशन था उस वक्त महाराष्ट्र में ठाकरे शाही और ठोक शाही का। एक आज का दिन है और आज का दिन क्या है और ठाकरे शाही के लिए आज का दिन कैसा है, वो ये तस्वीर अपने आप में बताने के लिए काफी है। आज शिवसेना इतनी मजबूर दिखती है जितनी वो कभी नहीं रही। तब भी नहीं जब उसने सत्ता गंवा दी थी, और तब भी नहीं जब राज ठाकरे से अलगाव हुआ था, और तब भी नहीं जब बीजेपी छोड़कर अघाड़ी की गाड़ी में बैठना शिवसेना ने स्वीकार किया था। लेकिन एक शिंदे ने, सिर्फ एक शिंदे ने सब पलट दिया। हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए कुर्सी बचाना तो दूर, पार्टी बचाना तक मुश्किल हो रहा है। 40 से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। एक हाथ की 5 उंगलियों में 15 खाने होते हैं। देखिए किस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ ये समर्थक विधायक, ये पूरा नंबर गेम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर अब आप ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पहले 34 विधायकों की बात की गई और अब ये आंकड़ा 42 तक जा चुका है। तो एक हाथ की उंगलियों में 5 उंगलियों में 15 खाने होते हैं। उद्धव के पास तो इतने भी नहीं है कि इन खानों में समा जाए। शिवसेना के अंदर ही सरकार राज बदल रहा है। उद्धव सरकारी बंगला छोड़कर मातोश्री शिफ्ट कर चुके हैं। अब संजय राउत बागियों को बुला रहे हैं, ये कहकर बुला रहे हैं कि अगर तुम आ जाओ तो अघाड़ी छोड़ देंगे हम। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल मसाला मूवी पर आने से पहले जल्दी से आज का पोल क्वेश्चन, और वो यही है कि उद्धव के हाथ से सीएम की कुर्सी के साथ साथ क्या पार्टी भी निकल जाएगी? क्योंकि इस समय अगर आप पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान से देखें तो ऐसे लग रहा है उद्धव ठाकरे कुर्सी नहीं, दरअसल अपने पिता की लेगेसी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना यानी पार्टी पर अपना कंट्रोल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उद्धव के हाथ से सीएम की कुर्सी के साथ पार्टी भी चली जाएगी? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/वोट के माध्यम से हम तक अपनी राय पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। शिवसेना म्हणाल तर शिवसेना आणि हिंदुत्व हे दोन घट्ट एकमेकांमध्ये गुंतलेले जोडलेले हे शब्द आहेत। शिवसेना कदापि हिंदुत्वापासून आणि हिंदुत्व कदापि शिवसेनेपासून दूर होऊ शकत नाही। अगर पार्टी में एक मत बनता है जी, जरूर हम निर्णय लेंगे। सरकार बचाने के लिए जो भी कोशिशें है वो सब हम करने पर सर ये चिंता का विषय तैयारी है। महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तब डमी कार और डायलिसिस की सरकार चला करके जुगाड़ और जोड़ तोड़ से जनादेश को अपहरण करके अगर कोई समझता है कि ये बहुत दिन चलेगा तो बहुत दिन नहीं चल पाता। तो कई सहयोगी इस वक्त मेरे साथ में हैं और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि महाराष्ट्र की ये पावरफुल पिक्चर है वो दरअसल आ कहां से रही है, ब्रॉडकास्ट कहां से हो रही है? वो ब्रॉडकास्ट हो रही है गुवाहाटी से। ये एकनाथ शिंदे का आज का दम, जिसमें उन्हें मिलाकर महाराष्ट्र के 42 विधायक, वो तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई जिन्हें आपने देखा। कांग्रेस नेताओं के बयान, मेरे कई सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं किस तरह की बयानबाजी हुई है। तो कांग्रेस नेताओं के बयान आप सुन चुके हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरे खेल के पीछे बीजेपी है। आज सबसे अहम बयान अगर किसी का रहा तो संजय राउत का रहा, जिन्होंने कहा कि एक बार सारे बागी मुंबई आए तो सही, बैठकर बात करेंगे, महाविकास आघाड़ी छोड़ने पर विचार किया जाएगा। यानी शिवसेना ये समझ चुकी है कि एकनाथ शिंदे ने उसके पास कोई और रास्ता छोड़ा नहीं है, और ज्यादा जिद की तो सत्ता के साथ पार्टी भी चली जाएगी। सबसे ताजा डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि बीजेपी ने भी दाव खेल दिया है, और वो दाव ये है कि केंद्र में 2 मंत्री पद और राज्य में 13 मंत्री पद ऑफर किए गए हैं शिवसेना को। हालांकि बीजेपी बहुत ही खूबसूरती से इस गेम में है, ना तो उसके नेता सामने आकर बयान दे रहे हैं और ना ही उसके प्रवक्ता पिक्चर में आ रहे हैं।
तो ताल ठोक के हमारी बहस इन्हीं सवालों के साथ रहेगी। क्या उद्धव इस लड़ाई में अब पिछड़ चुके हैं? और ये जो पूरी स्क्रिप्ट है, जो एकनाथ शिंदे की स्क्रिप्ट है, उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? तो मेरे कई सहयोगी साथ में है। पूजा मेहता असम से हमारे साथ, गुवाहाटी से हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं सबसे पहले, और वैदेही भी आपको स्क्रीन पर हमारे साथ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला तो अपडेट गुवाहाटी से ही। पूजा मेहता, आपके पास इस वक्त अगर सबसे बड़ा अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए, क्योंकि जो तस्वीर विधायकों की गुवाहाटी से हम दिखा रहे हैं उसमें तो 42 नंबर साफ दिखाई दे रहा है। अदिति, आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो ये राजनीतिक भूचाल आया है उसके रिपल इफेक्ट्स जो है वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक महसूस हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि गुवाहाटी जो है वो एक फोकल पॉइंट बन चुका है। भले ही अब ये एक डिसाइसिव फैक्टर होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन वो इसी गुवाहाटी में तय होनी है। अभी कुछ देर पहले जो है बैठक खत्म हुई है, लेकिन लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे दूं, अभी अभी हम जिस होटल के बाहर है जहां पर एकनाथ शिंदे और तमाम बागी विधायक यहां पर मौजूद है, वहां पर मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा पहुंचे हैं, और उनका ये कहना था कि वो यहां पर किसी से मिलने नहीं आए हैं, वो दिल्ली जाएंगे, लिहाजा एयरपोर्ट के रास्ते वो खाना खाने के लिए यहां रुके हैं। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, उनका ये कहना है। लेकिन सवाल यही है कि एयरपोर्ट के रास्तों में जहां इतनी सारी होटलें हैं, तो आखिरकार उन्होंने ये होटल ही क्यों चुनी? तो अब से थोड़ी देर पहले ही कॉनराड सांगमा अंदर गए हैं, और कहा जा रहा है कि शायद वो विधायकों से मिल भी सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साधी है। लेकिन इससे पहले हमने देखा एक तस्वीर और सामने आई थी जहां पर दो विधायक जो है वो यहां से निकले। आशीष जायसवाल जो इंडिपेंडेंट एमएलए है, और साथ ही एक शिवसेना के भी विधायक जो है थोड़ी देर पहले यहां से निकले, लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो एयरपोर्ट गए हैं मुंबई वापस जाने के लिए, या फिर कहीं और वापस जाएंगे, या फिर गुवाहाटी में ही किसी और से वो मुलाकात कर रहे हैं। अदिति, अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से है। अंकुर त्यागी, इस वक्त अगर एक्शन की बात की जाए तो उसके एक्चुअली दो ही सेंटर्स है, गुवाहाटी और दूसरा मुंबई। शिवसेना के लिहाज से बात की जाए तो क्या अब ठाकरे फैमिली ने ये मान लिया है कि सरकार बचाना तो उनके लिए नामुमकिन है, अब पार्टी ही बचा ले, उसी में भलाई है? देखिए, संजय राउत का जो बयान आया है वो उसी कवायद को आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जाहिर तौर पे वो कह रहे हैं, अपील अगर उन्होंने कही कि आप हमसे आइए, 24 घंटे का वक्त देते हैं, अगर आप आके बात करते हैं हम सरकार से अलग हो जाएंगे। ये बयान अपने आप में उस पूरी परिभाषा को परिभाषित कर रहा है जहां पर शिवसेना अब सरकार छोड़िए पार्टी बचाने की कवायद पर जुड़ गई है। जाहिर तौर पर मीटिंग्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। लगातार हमने देखा था सुबह से लगातार कई सारे विधायकों का जो मातोश्री में मिलना था वो लगातार जारी था। दूसरी तरफ एनसीपी की भी एक मीटिंग लगातार चल रही है वाईबी चौहान में। शरद पवार से लेकर तमाम कद्दावर नेता जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं वो इस वक्त उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं। एक और मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसका जिक्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका रोल बहुत ज्यादा अहम है। जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये बंगलो है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त प्रतिपक्ष के नेता हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में, और इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के अलावा बीजेपी से जुड़ा हुआ तमाम हर वो बड़ा नाम जो अहम फैसले लेने में अपना एक रोल रखता है वो इस वक्त इसी बंगले के अंदर बैठा हुआ है। सुबह से मीटिंग चल रही है, पूरी रणनीति इस वक्त तैयार हो रही है। अभी तक का पूरा घटनाक्रम है, बीजेपी फ्रंट फुट पे कहीं पर आपको नहीं दिखाई देगी। हालांकि नाम कई बार कई नेताओं ने उछाला है, लेकिन फ्रंट फुट पर कहीं पर भी बीजेपी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी वेट एंड वॉच पर है। एक बार जब एकनाथ शिंदे अपने तमाम बागी नेताओं के साथ 2/3 बहुमत के साथ आकर राज्यपाल को चिट्ठी सौंपते हैं जिसमें वो समर्थन वापसी की बात करते हैं, तब यहां से बीजेपी का रोल शुरू होगा। उसके बाद का जो अंकगणित है, बीजेपी के रोल पर बात करेंगे। वैदेही हमारे साथ है। वैदेही, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, एनसीपी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, क्या उनका मीनिंग ये निकाला जाए कि महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे अलाइज हैं शिवसेना से अलग, चाहे वो एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उन्होंने ये मान लिया है कि अब ये अलायंस जो है वो खत्म होने जा रहा है, या फिर अभी भी गेम की गुंजाइश बाकी है? जी बिल्कुल अदिति, हमने देखा है कि कल तक जो है वो अलायंस के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। कांग्रेस और एनसीपी के सारे विधायक, सारे नेतागण जो है वो भी कॉन्फिडेंट थे कि महाविकास आघाड़ी के पास पूरी संख्या है, ऐसा भी उनका कहना था। पर जिस तरह से शिवसेना के विधायक यहाँ से लगातार गुवाहाटी जा रहे हैं और शिवसेना के पास काफ़ी कम संख्या में विधायक अभी यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से कहीं ना कहीं अब उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर एक बड़ा विधान जो है वो संजय राउत इन्होंने किया है कि
संजय राउत ने बोला है कि हम महाविकास आघाड़ी सरकार से पीछे हटने को तैयार है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मुंबई आके यहाँ पर जो है वो हमसे बात करें, उनकी जो नाराजगी है वो बयान करें। ऐसा बयान जो है वो संजय राउत ने करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री संजय राउत और इनका जो है वो कुछ बैठक में एक बड़ा सा डिस्कस हो गया है, बड़ा सा एक निर्णय हो गया है क्या, ऐसा एक सवाल जो है वो इस पूरे मामले में उपस्थित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत इन्होंने की है कि महाविकास आघाड़ी सरकार से शिवसेना हटने को तैयार है, इसका मतलब है कि शिवसेना कहीं ना कहीं अब कम संख्या में है और शिवसेना अब हिंदुत्व का मुद्दा अपना कर जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार से पीछे हटने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो महाविकास आघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र की पूरी सरकार जो है वो बर्खास्त हो सकती है। कल भी उन्होंने विधान किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो बर्खास्त की ओर है, और आज भी उन्होंने विधान किया है कि शिवसेना बाहर निकालने को तैयार है, पर सिर्फ यहाँ पर मुंबई में आके हमसे मिले। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जो है वो शिवसेना के अंदर है, और वही बात जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं बोल रहे हैं कि अगर शिवसेना की मूवमेंट है, शिवसेना का ये निर्णय है, तो महाविकास आघाड़ी सरकार यहाँ पर रह ही नहीं सकती और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो है बर्खास्त हो सकती है। वैदई आप रहिए हमारे साथ, कई खास मेहमान भी हैं। किशोर तिवारी हमारे साथ हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ जीसी मल्होत्रा हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं, और मुकेश गांधी हैं, एनसीपी के नेता हैं। मेरा पहला सवाल तो किशोर तिवारी आप ही से है। आज जब आपसे बात करी, इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से एक डायलॉग था सुनील शेट्टी का कि मैं तुम्हें भूल जाऊं हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तो कमला बाई ने कुछ ऐसा ही कर दिया है। अगर बाला साहेब की डायलॉग में से ही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो कमला बाई अब वो नहीं कर रही जो बाला साहेब चाहते थे, कमला बाई अब वो कर रही है जो वो चाहती है। मुस्कुरा लीजिए, खुलकर मुस्कुरा लीजिए। देखो अतिथि, एक भी एमएलए जो हमारे हैं उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनका नेता इंक्लूडिंग एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे नहीं है या उद्धव ठाकरे का नेतृत्व नहीं मानते। मैं आपको बता दूं, ये हमारे इंटरनल पार्टी का एक असंतोष है जिसको हम टैकल कर चुके हैं। अभी मैं बता देता हूं कि आप कितने भी फोटो सेशन बताएंगे, लेकिन शिवसेना छोड़ के जाने के लिए हमारे एक भी विधायक नहीं है। तो सबसे बड़ी कुछ दिक्कतें हैं, मैं वो कबूल करता हूं आपके इस पे, जिसमें ये अलायंस के में जो सहयोगी पार्टियों का बर्ताव है इसको लेके असंतोष है, ये मैं कबूल कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कबूल कर रहा हूं कि कुछ दरबारी लोगों के इंटरफियरेंस से भी विधायक नाराज है, और ये सब विधायक दबंग लोग हैं, और आज जो शिवसेना महाराष्ट्र में है इस विधायकों के वजह से है। तो इन सब विधायकों में हम इन विधायकों को खोना नहीं चाहते, और ना ही तो ये उद्धव जी के नेतृत्व को खोना चाहते। मेरी बात समझ लो। लेकिन किशोर तिवारी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा ये कमला बाई कर रही है कि शिव सैनिक कर रहे हैं, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया मुझे। ये जो आपका मौजूदा संकट है ये कमला बाई ने क्रिएट किया है या फिर ये आपकी पार्टी शिव सैनिकों ने ही क्रिएट किया है? मैंने ये ईडी ने किया है, और बीजेपी सत्ता के लिए ये आना चाहती है, तो बीजेपी चुस्त दुरुस्त बात करनी चाहिए उद्धव ठाकरे जी से। उद्धव ठाकरे माइनस शिवसेना कुछ भी नहीं है, ये सारे विधायक कुछ भी नहीं रहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। विधायकों का अस्तित्व उद्धव जी ठाकरे के वजह से है, और उद्धव जी ठाकरे आपको रोक रही हूँ किशोर तिवारी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, वो कह रही हैं महाराष्ट्र में, जो भी किशोर तिवारी भी कह रहे थे, महाराष्ट्र में जो साजिश रची गई है सरकार गिराने की, हवाला के पैसे से सरकार गिराने की साजिश रची गई है, ये कह रही है ममता बनर्जी। महाराष्ट्र में रुपया देकर पार्टी मत तोड़ो, ये ममता बनर्जी कह रही है। तो बीजेपी पर बड़ा हमला ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र में जो समय मौजूदा सियासी हालात हैं उनके पीछे बीजेपी है। सुनिए। एक कहानी तो बताने पड़ेगा। आज आप पहाड़ में पावर में हैं, इसी के लिए मनी पावर का साथ खेल रहा है, मसल पावर का साथ खेल रहा है, माफिया पावर के साथ खेल रहा है। लेकिन एक दिन न एक दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। काल जब आप नहीं जाएगा
तो आपका लिए क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र को खत्म मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट महाराष्ट्र गवर्नमेंट मस्ट गेट जस्टिस। ऐसा रुपया देके, ईडी देके, सीबीआई देके ऐसा पार्टी मत तोड़ो। ऐसा तोड़ने से आपका पार्टी भी कोई तोड़ सकता है, बट दिस इज नॉट फॉर डेमोक्रेसी। आई डोंट सपोर्ट दैट। तो ममता बनर्जी कह रही है महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रही है उसके पीछे बीजेपी है। मुकेश गांधी लगातार मुस्कुरा रहे हैं। मुकेश गांधी, भले ही बीजेपी को कितना कटघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन अगर शिवसेना में फूट होती है, शिवसेना में मतभेद होता है, या शिवसेना में इस वक्त तो कहना चाहिए मतभेद छोटा शब्द है, मनभेद होने लगता है, तो उसके लिए तो शिवसेना को दोषी ठहराया जाएगा। और दोषी तो आपकी पार्टी और कांग्रेस को भी ठहरा रहे हैं शिवसेना के बागी। देखिए, हर वक्त जब राजकारण में कोई ना कोई नया टर्न आता है तो स्क्रीन प्ले लिखने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने जो स्क्रीन प्ले लिखा था उसके मुताबिक तो काम हुआ नहीं, और यहां तो हीरो विलन सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो आज मेरा ये कहना है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर शिवसेना ने ये जब इतना महागठबंधन बनाया तो 2.5 साल तक शिवसेना के शिंदे ग्रुप ने उनके साथ काम किया, निभाया, अच्छी तरह से सरकार चला रहे थे, और अचानक इनको क्या हो गया कि अभी सब रीजंस दिखा करके ये कह रहे हैं कि हमको हिंदुत्व ही चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए, और वो पार्टी के अंदर एक डिवीजन, एक फ्रैक्शन करना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी गलत बात है। एंटी डेमोक्रेसी ये काम हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर शिवसेना, आप कह रहे हैं एंटी डेमोक्रेसी ही काम हो रहा है, वो तस्वीर ले आइए, जरा तस्वीर लेकर आइए। 42 विदा की एंटी डेमोक्रेसी है। जो प्री पोल अलायंस में बीजेपी और शिवसेना थे उसे छोड़कर निकल आना, और फिर जिन्हें जनता ने मैंडेट नहीं दिया था जिसे, उनके साथ सरकार बना लेना, क्या वो प्रो डेमोक्रेटिक था? वो प्रो डेमोक्रेसी था ऐसा मैं कहना नहीं चाहता हूं, या एंटी डेमोक्रेसी है ये भी नहीं कहना चाहता हूं। पर जब एक पार्टी अपने सहयोगी शिवसेना को अगर इतना सप्रेस कर देगी और उनको दिए हुए वादे अगर पूरा नहीं करती है तो ये बात होनी ही थी। आज अगर शिवसेना के कुछ बागी शिंदे साहब के ग्रुप के लोग जो अगर अलग हो रहे हैं और उनके साथ भी उनका कमिटमेंट पूरा नहीं होगा तो कल वो भी वापस नया फ्रैक्शन करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र को अशांत करने का एक कोई नया स्क्रीन प्ले, फ्रंट स्क्रीन प्ले के बिहाइंड चल रहा है। ठीक है, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएसएस समर्थक है। संगीत रागी, एक डायलॉग के बारे में अभी थोड़ी देर पहले किशोर तिवारी से बात हो रही थी। सुनील शेट्टी का ये डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं दूंगा। ये ऐसे लग रहा है बीजेपी इसी पर आगे बढ़ रही थी। देखिए, मैं इसे इस रूप में लेता हूं कि उद्धव ठाकरे जी आज और उनके समर्थक लोग आज कह रहे हैं न्याय लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। इस खेल का नियम तो उद्धव ठाकरे ने ही बनाया, और अब वही खेल का नियम उन पर भारी पड़ रहा है। जब आप एक पार्टी के साथ जाकर के चुनाव में गए थे तो आपने दोनों के लिए वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को वोट दिया था। आपने अपने पुत्र मोह और अपने परिवार को राजनीतिक तौर पर खड़ा करने के लिए आपने अपने वैचारिक अधिष्ठान को ही खत्म कर दिया, और वैचारिक अधिष्ठान के साथ साथ आप शरद पवार के कहने पर चलने लगे। शरद पवार की पार्टी और जो है शिवसेना, आप कोंकण क्षेत्र को यदि आप देखें तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब एकनाथ शिंदे जी जिंदगी भर कोंकण एरिया में और अन्य एरिया में इनके खिलाफ लड़ते रहे। शरद पवार ने बहुत अच्छी शतरंज की चाल चली है, और उनको लगा कि यदि हम शिवसेना को प्रलोभन देकर के हम अपनी ओर खींच लेते हैं तो शिवसेना हमेशा के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में डिस्क्रेडिट हो जाएगी, और
जिसे कहते हैं कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। आज उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी से चिटक करके बाहर गए। आज सत्ता तो जाने ही जाने दिख रही है, आज उनके हाथ से पार्टी भी जा रही है। एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि शिवसेना बाकी अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह नहीं है। बाकी क्षेत्रियों की पार्टी की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक वैचारिक अधिष्ठान है। इसके कार्यकर्ता लड़ मरने को, मर मिटने को तैयार होते हैं अपने हिंदुत्व के लिए। वो राज ठाकरे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए और आदित्य ठाकरे के लिए मरने मारने के लिए नहीं तैयार है। वो बाला साहब को इसलिए मरने मारने के लिए, बाला साहब के लिए मरने मारने के लिए तैयार थे कि बाला साहब हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदुत्व के विचारधारा के प्रतीक हो गए थे। उद्धव ठाकरे उसके प्रतीक नहीं रहे। वो अफजल खां की बरसी मनाने वालों के साथ खड़े हो गए। वो ज्ञान वापी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों को कोसने लगे। वो शाहीन बाग के मुद्दे पर उन इस्लामिक तत्वों के साथ जाकर के खड़े हो गए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी के रेडिकल एलिमेंट्स को परसने देना चाहते हैं। वो पालघर में हिंदू संतों की हत्या पर वो खोजबीन नहीं जारी करना चाहते थे। तो ऐसे में उनके हाथ से जो पॉलिटिकल पूंजी थी, राजनीतिक पूंजी थी जो अपने पिता के लिए, ये आज वैसे ही साबित हो रहे हैं जैसे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हुए थे। ठीक है किशोर तिवारी, जल्दी से आपका जवाब। हाँ, मैं बात कर लूं। अदिति जी, मैं बात कर रही हूँ। जी जी सर, आप ही का नाम लिया मैंने। हाँ देखो संगीत रागी जी, आपके कुछ बातों में तथ्य है, लेकिन ना मैं आपको बता दूं, एक ना शिंदे सातारा से आए थे और बंबई के थाना में सक्रिय है, और एक ना शिंदे ये आनंद दिघे की लिगती लेके चलते हैं और बाला साहेब ठाकरे के साथ उन्होंने काम किया था। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, जितने भी नेता इस नाराजगी का प्रमुख कारण है कि उनके स्थानीय राजकारण में उनका सबसे बड़ा फैक्टर एनसीपी है, और एनसीपी से उन्हें लड़ के वो आए हैं और अभी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर साचा सरकार बराबर चली नहीं, ये उनकी कंप्लेंट है, लेकिन वो उद्धव जी के नेतृत्व को नहीं नकार रहे हैं। और संगीत रागी जी, शिवसेना ऐसे छोटे छोटे बातों से टूटने वाली नहीं है। एक भी हमारा विधायक शिवसेना छोड़ के जाएगा नहीं। लेकिन बीजेपी ने जो ईडी की प्रताड़ना की ना, वो ईडी के असर वाले बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स है। नीलेश खरे हमारे साथ हैं। नीलेश खरे, आज बाला साहेब के बारे में बात करना जरूरी है और उनके रागी जी मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपको वापस में काउंटर करने का वापस 10 सेकंड ज्यादा मैं नहीं लूंगा। जी बोलिए। मेरा कहना है कि शिवसेना टूट नहीं रही है, शिवसेना एकनाथ शिंदे के नियंत्रण में जा रही है। आने वाले दिनों में कहीं के रहा न कोई रोवन हारा, मैं राजनीतिक तौर पर कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे के हाथ में न सत्ता बची है न पार्टी बची है, बस इतना मैं कहना चाहता हूं। वो समय बताएगा, वो समय बताएगा। ठीक है, राजनीति में संभावनाएं अपार होती हैं। राजनीति बनते और बिगड़ते समीकरणों का खेल है, तो भविष्य बताएगा। भविष्य में बहुत सारी संभावना है। नीलेश खरे, बाला साहेब, कमलाबाई वही करेगी जो मैं कहूंगा। कमलाबाई आज जो कह रही है, ऐसा लग रहा है शिवसेना वो कर रही है, बाला साहेब की पार्टी वो कर रही है। उद्धव ठाकरे पार्टी बचा रहे, बचा पाएंगे क्या शिवसेना ठाकरे फैमिली के बिना, बाला साहेब के फैमिली के बिना सरवाइव कर सकती है ग्राउंड पर? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि शिवसेना का परिवारवाद जो है वो आज की घटना से खत्म हो गया। इसके बाद शिवसेना पर जो एक ही बात ठाकरे परिवार कह दे वही शिव सैनिकों को करनी होती थी, ऐसी स्थिति अब नहीं रहेगी। वो जो तूती बोलती थी मातोश्री की या ठाकरे परिवार की, वो अब महाराष्ट्र में शिव सैनिकों पर नहीं चल पाएगी। ठाकरे परिवार से शिवसेना नाम का ब्रांड जो है वो अब निकल गया है। अब वो कार्यकर्ताओं के और शिव सैनिकों के हाथों में चला गया है। विधायक 2/3 से ज्यादा है, वो अगर चाहे तो सिंबल भी मांग सकते हैं
विधानसभा में और चुनाव आयोग से। और इतना ही नहीं, शिवसेना नाम का टाइटल भी वो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो शिवसेना टूट रही है और उसी के चलते उद्धव ठाकरे इस टाइटल को अपने साथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए बार बार ये इमोशनल अपील की जा रही है कि वो हमारे ही शिव सैनिक है, उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कमलाबाई का सीधे तौर पर नाम ना लेते हुए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो इन विधायकों को मैनेज कर रही है। तो ये आरोप भी लगाने की कोशिश हो रही है, पर विधायकों को लेकर या एकनाथ शिंदे को लेकर कोई कड़ा बयान जो है वो शिवसेना से नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर बैकफुट पर है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना। ये वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये पूरी तरह से बदल चुकी कॉर्पोरेट स्टाइल से काम करने वाली शिवसेना है और वो आज बैकफुट पर नजर आ रही है। कुल मिला के नीलेश, अपने सवाल को ही अगर मैं दोबारा से फ्रेम करूं तो क्या मैं ये कहूं, सरकार पर से नियंत्रण जा चुका है, पार्टी पर से कंट्रोल जा चुका है, अब ठाकरे फैमिली के लिए लड़ाई सियासत में ठाकरे फैमिली को बचाने की है? एक मिनट, मुझे जी जरूर, सियासत में तो वो बच जाएंगे क्योंकि ठाकरे परिवार का इतना बड़ा नाम है और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में आज भी अगर देखें तो 17-18 विधायक उनके साथ है। स्थानिक महानगर पालिकाएं है, जिला परिषद चुनाव है, तो ऐसे में ठाकरे परिवार का वजूद तो जरूर राजनीति में रहेगा, लेकिन जो दबदबा था, जिस प्रकार की ताकत थी, वो ताकत बचाने में वो शायद सफल हो पाए, ऐसा दिखता नहीं। यहाँ पे सवाल ये भी है नीलेश कि जब हम एक ठाकरे फैमिली और शिवसेना के बारे में बात कर रहे हैं, एक काउंटर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, जो इस समय स्क्रिप्ट जिसे उद्धव ठाकरे फॉलो कर रहे हैं, क्या वो स्क्रिप्ट क्योंकि वक्त इस वक्त उनके खिलाफ है इसलिए ही हैज टेकन अ बैक सीट एंड ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम बैक, एंड वी हैव सीन जिस तरह से उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है पिछले 24 घंटे में, और उन्हें पता है कि शिवसैनिक इमोशनल है, आज भले ही वक्त उनके खिलाफ हो, क्या वो कहीं ना कहीं टाइम बाय करने की भी ठाकरे फैमिली कोशिश कर रही है? जी देखिए आदित्य, आप ही ने कहा था कि कोई संभावनाएं जो है वो नकारी नहीं जाती राजनीति में। राजनीति में कोई किसी का लंबी दूरी तक दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, तो कोई संभावना जो है वो यहाँ नकारी नहीं जा सकती। ये हो सकता है कि अगर हम वाइल्ड इमेजिनेशन करें तो 40 विधायक समझ लीजिए कि महाराष्ट्र लौटते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और वो जाकर अगर बाला साहब ठाकरे के समाधि पर अपना सर रख देते हैं और मातोश्री पर जाकर ये कह देते हैं कि ठाकरे परिवार के प्रति हमारी आस्था जो है वो बरकरार है, आप ही हमारे नेता है, हम भले ही खपा होकर गए हैं, हम कांग्रेस और एनसीपी से खपा होकर गए हैं, तो एक ही दिन में पूरी राजनीतिक चित्र जो है वो बदल जाएगा। पर यह संभावनाएं हैं, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। हाँ जरूर उद्धव ठाकरे प्रयास तो कर रहे हैं कि इमोशनली फिर एक बार शिव सैनिकों को, विधायकों को अपने साथ ले जा पाए, और अगर ऐसा होता है तो वो अपना और पार्टी का दोनों का वजूद जो है वो बचा लेंगे।